आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5वां हम देखने वाले हैं। और चैप्टर का टाइटल है दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ पे। ध्यान से आपको वीडियो को देखनी है। देखिए, ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 4 है, ठीक है। क्योंकि आपका चैप्टर 3 जो था वो डिलीट हो गया, तो इसलिए ये चैप्टर 4 के स्थान पे आएगा। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर 5 है, तो ध्यान रखना। और देखिए, इस चैप्टर की विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं, पूरे चैप्टर को समझना चाहते हैं, तो पहले ये जो आपके सामने 3 वीडियो बना रखी है 3 पार्ट में, यहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल में चैप्टर को समझाया हुआ है। आप इन वीडियो को जरूर देख लो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। तीनों पार्ट आप देख लोगे, काफ़ी विस्तार से चैप्टर को समझाया हुआ है। फिर आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएंगे। और यहाँ पे मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि चैप्टर जो है पहले से कराया हुआ है। और इस चैप्टर के नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, और मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे एकलव्य स्टडी पॉइंट। आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दक्षिण एशिया में शामिल देशों के नाम बताइए। तो दक्षिण एशिया, अगर आप एशिया में साउथ वाला हिस्सा देखोगे तो वहाँ पे दक्षिण एशिया में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। भारत मेन देश आ जाता है, ठीक है। फिर भारत के अगल बगल के जो देश हैं वो इसमें आ जाते हैं। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा। तो इसमें ये देश आते हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। चीन भी आता है, लेकिन चीन जो है वो दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है, तो इसलिए चीन को आपको यहाँ पे काट देना है, चीन नहीं आएगा, ठीक है। ये देश आते हैं मेन, ये 7 देश जो हैं ये मेन देश हैं, यही आपके दक्षिण एशिया में माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के देशों में किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है। तो देखिए, दक्षिण एशिया के मेन 7 देशों की अगर हम बात करें तो सभी में आपको अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रणाली देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं भारत की और श्रीलंका की, तो यहाँ पे लोकतंत्र है। देखो, भारत और श्रीलंका दोनों ही गुलाम थे ब्रिटेन के। और जब से भारत और श्रीलंका आज़ाद हुए, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में और ये हुआ था 1948 में, ठीक है। जब से ये दोनों आज़ाद हुए हैं तब से यहाँ पे क्या है, सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है। यानी भारत और श्रीलंका में कैसी शासन व्यवस्था है, तो आप बोलोगे लोकतांत्रिक, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था है। अगला जो है आपका नेपाल। नेपाल में क्या था, देखिए नेपाल में आज के समय में लोकतंत्र है, लेकिन नेपाल में पहले राजतंत्र होता था, यानी राजा का शासन होता था, संवैधानिक राजतंत्र होता था। लेकिन आज के समय में क्या है, लोकतंत्र, यानी ये राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ गया है, ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैनिक शासन भी रहा है और लोकतांत्रिक शासन भी। तो यहाँ पे पाकिस्तान में तो खासकर ऐसा होता है कि कभी सेना की सरकार आती है, कभी लोकतंत्र हो जाता है। और लोकतंत्र तो यहाँ पे केवल नाम का लोकतंत्र है, जो मेन जो शासन है ना वो सेना ही चला रही है, ठीक है। तो ये अब आपको ध्यान रखनी है। भूटान की बात करें तो भूटान जो एक छोटा सा देश है, यहाँ पे राजतंत्र है, आज भी राजतंत्र है, लेकिन यहाँ पे भी बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है, कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि भूटान जो है आज भी राजतंत्र है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद है अगला मालदीव। मालदीव जो है ये 1968 तक देखें तो ये एक सल्तनत हुआ करता था, लेकिन बाद में ये गणतंत्र, यहाँ पे मतलब इसे एक गणतंत्र बना दिया गया। और यहाँ पे जो शासन की व्यवस्था है वो है अध्यक्षात्मक प्रणाली, इसको अपनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पेपर में यहाँ पे तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में सारे देश बता दिए, पर हो सकता है पेपर में ऐसे ना आए। पेपर में आपसे शॉर्ट में पूछ लेंगे कि बताइए पाकिस्तान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो आप बोलोगे लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह की शासन व्यवस्था रहती है। या पूछ लेंगे बताइए नेपाल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो आप क्या बोलोगे, लोकतंत्र। पहले वहां पे क्या था, राजतंत्र था, लेकिन अब क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है ये पूछ लें तो आप बोलोगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, एक मतलब आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। सारे देशों के एक साथ नहीं पूछेंगे पेपर में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्या क्या है। अब दक्षिण एशिया में ये जो देश हैं यहाँ पे कई तरह की समस्या है। तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, ये जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है ये संघर्षों वाला क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं विवाद रहते हैं इन देशों के बीच में। फिर क्या है, इन देशों के बीच में सीमा विवाद है। सेकंड पॉइंट याद रखो, सीमा विवाद है दक्षिण एशिया के देशों के बीच में। फिर क्या है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद है, भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। इस तरीके के विवाद आपको देखने को मिलते हैं। फिर दक्षिण एशिया के कुछ देशों में जातीय संघर्ष है, स्पेशली अगर हम बात करें तो श्रीलंका में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से, समझेंगे। श्रीलंका वाले कई क्वेश्चन रखे हुए मैंने, तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष है। और दक्षिण एशिया एक संवेदनशील इलाका माना जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भारत और पाकिस्तान जैसे देश जो है, इन दोनों ही देशों ने क्या करे हैं, परमाणु हथियार प्राप्त कर रखे हैं, यानी इन दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। तो और इसको लेकर जो विश्व है वो आशंकित भी रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखने पॉइंट।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, और ये देखिए पेपर में ये कम से कम भी 5 से 7 बार रिपीट हो रखा है पिछले। अगर आप 10-12 साल के पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के पीछे क्या कारण है। क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाएंगे, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि बताइए पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पाया, या पाकिस्तान में सैनिक शासन को ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। कई किसी भी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, तो समझिए इसे। देखिए पाकिस्तान जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेना का और यहाँ जो धर्मगुरु है इनका, और जो यहाँ पे ताकतवर जो भूस्वामी है इनका बहुत ज्यादा दबदबा है। ये भी एक कारण है जिसके कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। ठीक है, ये हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि भारत के साथ पाकिस्तान के हमेशा संबंध कैसे रहते हैं, तनावपूर्ण रहते हैं। इसके कारण भी पाकिस्तान में सेना समर्थक समूह जो है वो ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ के राजनीतिक दल जो है वो भ्रष्ट है, लोगों को उन पे ज्यादा विश्वास ही नहीं है क्योंकि सारे एक जैसे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट अच्छा बन जाता है इसके लिए। फोर्थ पॉइंट देखिए कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी ज्यादा प्राप्त इनको नहीं हुआ। अमेरिका और पश्चिमी देशों की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पे सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है अपने टाइम पे। ठीक है, तो ये सब कारण ऐसे बन जाते हैं जिसके कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ही नहीं हो पा रहे हैं सही तरीके से। अब आप सोचोगे कि कई बार आप देखते हो यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार रहती है, चुनाव के जरिए आती है, लेकिन लोकतंत्र केवल नाम का है। जो रियल में जो सत्ता होती है वो यहाँ पे सेना के हाथ ही होती है। ठीक है, सेना महत्वपूर्ण है यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी आपसे पूछा जाता है। प्रश्न आपके सामने ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के कुछ मुख्य कारण बताइए। तो कई सारे कारण हैं, इसमें से एक कारण है कश्मीर विवाद। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर हमेशा से संघर्ष रहा है। कश्मीर जो है आप देखोगे मैप में तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जम्मू कश्मीर, और इधर पाकिस्तान वाला हिस्सा है। तो उनका क्या कहना है कि कश्मीर पे वो अपना हक जताते हैं पाकिस्तान वाले। ठीक है, कहते हैं कि कश्मीर जो है उनका और ये भारत का अंग है, तो इसको लेकर क्या है, इनके बीच में विवाद है। और ऐसे में क्या हुआ था कि इनके बीच में एक युद्ध भी हुआ था जिसमें कि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया था, जो कि जिसको पीओके कहा जाता है। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये हमेशा से विवाद का मुद्दा रहा है, और एक चीज ये भी है कि आज तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। अगला पॉइंट देखिए, नदी जल विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच में देखें तो एक जल समझौता हुआ था ये। ठीक है, सिंधु नदी में एक समझौता हुआ था जिसको सिंधु नदी जल बंटवारा समझौता इस तरीके से कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो समझौता हुआ था ये 1960 में हुआ था, और वर्ल्ड बैंक जो है उसने इसमें सहायता की थी, हेल्प की थी, उसका मीडिएटर बना था वो। ठीक है, तो ये सिंधु नदी जल संधि हो तो गई, ठीक चल भी रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ विषय पे अभी भी विवाद रहता है। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, नदी जल को लेकर विवाद। अगला है आतंकवाद। आपको पता है पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को कितना वहां पे फल फूल रहा है, और उसका असर आपको जम्मू कश्मीर में दिखता ही होगा कि वहां पे कई बार आतंकवादी मारे गए, आप न्यूज़ में सुनते होंगे। और कई बार पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को खुला समर्थन मिलता है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का एक कारण बन जाता है। देखिए, आतंकवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का एक कारण है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारत विरोधी जो गतिविधि है उसको बढ़ावा दिया जाता है। वो क्या करते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण देते हैं, उनको पैसा देते हैं और उनको हथियार उपलब्ध कराते हैं, और फिर वो भारत में आके क्या करते हैं, हमले वगैरह करते हैं। तो ये चीजें चलती रहती है, तो ये आतंकवाद एक कारण हो जाएगा। फिर क्या है, भारत विरोधी गतिविधि, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिए। क्या है कि पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है ISI। ISI जो है ये बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट भारत की तरफ अगर हम बात करें तो वहां पे भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने पर विवाद है कि वो क्या करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सरक्रिक की सीमा रेखा विवाद। आप देखोगे जब मैप में आप देखते हो, मैं आपको यहाँ पे मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, जो इधर जो गुजरात वाला हिस्सा आपको दिखता है, गुजरात वाला, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक जगह पे आपको सरक्रिक रेखा दिखेगी। ठीक है, सरक्रिक बोलते हैं उसको। तो क्या है कि गुजरात राज्य में कक्ष नामक एक स्थान है, कक्ष में एक रण नाम की जगह है, वहां पे क्या है, सरक्रिक सीमा रेखा है, उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ संसाधन वगैरह है, और वहां पे जिसका वर्चस्व रहेगा वो संसाधन उसके रहेंगे, तो इसलिए पाकिस्तान का उस पर अधिकार जताया जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि ये उसका है। ठीक है, तो यहाँ पे विवाद हो जाता है, जबकि वो भारतीय सीमा में आता है सब कुछ। तो ये इंपॉर्टेंट है।
अगला देखिए सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सियाचिन ग्लेशियर है इसको लेकर भी विवाद है। यहाँ पे नियंत्रण को लेकर, हथियारों की होड़ को लेकर हमेशा तनातनी रहती है, तो एक पॉइंट यही बन जाता है। तो ये 4 5 6 पॉइंट बनते हैं पेपर में। 4 नंबर में अगर पूछा जाता है तो 4 ही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना आपको। तो आप इसे याद कर सकते हैं, कोई भी 4 पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तक कितने युद्ध हुए हैं? तो अभी तक टोटल 4 ही युद्ध हुए हैं। कब कब हुए हैं? तो एक पहला युद्ध तो 1947-48 में ही हो गया था, आज़ादी के तुरंत बाद। तो इसमें क्या था, कश्मीर मुद्दा यहाँ पे भी अनसुलझा रह गया था, और यहीं पे कश्मीर में जो पीओके वाला हिस्सा है वो ये वाला जो हिस्सा है ना पीओके वाला, वो इसी लड़ाई में, इसी युद्ध में पाकिस्तान को चला गया था। इसके बाद है सेकंड, जो कि 1965 में हुआ था। उस समय में लाल बहादुर शास्त्री थे, पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हुआ था, ठीक है। और तीसरा युद्ध जो है 1971 वाला, आपको पता है, बांग्लादेश संकट। यहाँ पे क्या था, जो पूर्वी पाकिस्तान था इसको एक अलग देश बांग्लादेश बना दिया गया था इस युद्ध के समय। तो ये भी आपको पता होगा, अपने चैप्टर में, मैंने चैप्टर में डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। चौथा युद्ध जो था ये कारगिल युद्ध कहा जाता है, जो 1999 में हुआ था, 99 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों युद्ध आपको याद रखने हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था? ये शायद मुझे लग रहा है ये आपके सैंपल पेपर में, आई थिंक मैंने देखा ये क्वेश्चन, ये पूछा हुआ था एक बार, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किया। भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण जो है राजस्थान में है, ठीक है, यह याद रखना आपको। और परमाणु परीक्षण किया था भारत ने 1998 में। उसके कुछ समय के बाद ही पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर दिया चगाई की पहाड़ियों में। ये पेपर में क्वेश्चन, आपके सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन था कि पाकिस्तान ने 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था इनका, वो कहाँ पे हुआ था? तो ये चगाई की पहाड़ी इंपॉर्टेंट था, ये आया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। और एक चीज देखिए, ये जो 1998 में पोखरण में जो भारत का परमाणु परीक्षण हो रहा है, ये भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था, सेकंड। ये भी आपको याद रखना है। अगर पेपर में ऐसे पूछ लें कि बताइए भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तब आपको याद रखना है वो हुआ था मई 1974 में, ठीक है। मई 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था और 1998 में दूसरा किया था। तो ये दोनों बातें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। पेपर में जो पूछे आपको वही लिखना है, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज होकर गलत लिखो। तो इसे बिल्कुल याद कर लो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु नदी जल समझौता कब और किसकी सहायता से हुआ था? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी हमने पढ़ा था इसे, चलिए देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, हम सभी जानते हैं। 1960 में हुआ था, ये भी हम अभी पढ़ चुके हैं। और किसकी सहायता से हुआ था? विश्व बैंक की सहायता से हुआ था, ठीक है, विश्व बैंक मीडिएटर था, ये भी हम जानते हैं। अब यहाँ पे एक चीज नहीं है कि इस समझौते में भारत की तरफ से कौन से प्रधानमंत्री या नेता थे उस टाइम पे, तो भारत की तरफ से नेहरू, ठीक है। और अगर पाकिस्तान से पूछे तो उधर से कौन थे? उधर से अयूब खान। इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे, तब ये समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये पूरे के पूरे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता कब हुआ था और शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये याद रखना। देखिए ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। याद रखने का तरीका क्या है? आपको पता है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था। उसके एक साल बाद 96 में, ठीक है, 1966 में ये हो गया ताशकंद समझौता। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसमें क्या था, लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इनकी मौत हो गई थी ताशकंद में, और आज तक नहीं कारण पता लग पाया कि मौत का कारण क्या था। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट यहां से बनते हैं, आपको ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था। इसको कैसे याद रखेंगे कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें एक पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश बना दिया गया था, जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, बांग्लादेश कहा जाता है, ठीक है। ठीक इसके एक साल बाद ऐसे याद रखो कि उसके एक साल के बाद एक समझौता हुआ था जिसको शिमला समझौता कहते हैं। इसमें इंदिरा गांधी थी भारत की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे आप मुझे कमेंट में बताएंगे। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी इस वाले शिमला समझौता में, पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी है तो वहां पे मैंने लिखवाया हुआ है, आप चैप्टर की वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, वहां मैंने बता रखा है। आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में बताइए। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका आप देखोगे, जब दक्षिण भारत की तरफ देखोगे, यहाँ पे मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, तो इस तरीके से आपको एक छोटा सा देश दिखता है जो कि श्रीलंका है। तो श्रीलंका का ये 1948 में आजाद हुआ था, और इसका जो पुराना नाम है श्रीलंका का वो सिलोन था, इसको सिलोन बोलते थे पहले। तो श्रीलंका में क्या है कि बहुसंख्यक लोग जो हैं, जो वहाँ के निवासी हैं,
वो क्या है, उनको सिंगली बोला जाता है, यानी वो सिंगली लोग हैं। और वहां पे भारत से कुछ तमिल लोग जाके बस गए हैं, तमिल समुदाय, ठीक है। तो जो भारत से तमिल वहां पे जाके बसे हुए हैं, तो ये सिंगली लोग क्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं, क्योंकि ये वहां के बहुसंख्यक के वहां के निवासी हैं और ये भारत से आके बसे हुए हैं वहां पे, तो इनके बीच में क्या है, संघर्ष। इसलिए इसको जातीय संघर्ष कहा जाता है और ये पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे देखिए क्या है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय जो सिंगली लोग हैं, वो भारत से आकर बसे तमिल लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहते हैं कि इनको जरा भी रियायत नहीं बरती जानी चाहिए इनके साथ, ठीक है। जो सिंगली राष्ट्रवादी है उनका कहना है कि श्रीलंका में जो बाहर से तमिल आके बसे हुए हैं, इनको जरा भी छूट नहीं मिलनी चाहिए, जरा भी रियायत नहीं मिलनी चाहिए। ये श्रीलंका जो है वो सिंगली लोगों का है और इनको, ठीक है, इस तरीके से मतलब इनके बीच में ही विवाद रहता है। आगे देखिए क्या है, तमिलों के साथ क्या होता है, वहां पे उपेक्षा होती है, उपेक्षा भरा बर्ताव उनके साथ होता है। तो ऐसे में क्या है, तमिल लोग जो है वो निराश रहते हैं। तो तमिलों का एक उग्र संगठन है, याद रखो, उग्र संगठन। तो ये उग्र संगठन जो है, इसका नाम क्या है, ये आपके पेपर में आता है। तो ये जो संगठन है, ये इसका नाम है तमिल, ठीक है, इसका नाम है लिबरे, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ अलग से, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, ठीक है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, जिसको शॉर्ट में हम लिट्टे कह सकते हैं। तो ये तमिलों का संगठन है और इस संगठन का श्रीलंका की जो सेना है उसके साथ संघर्ष चल रहा है, यानी श्रीलंका के सेना जो है उसके साथ इनका संघर्ष चलता है, तमिल वाले जो लोग हैं इनके संगठन का। और इसमें तमिलों के लिए अलग से देश बनाने की मांग करते हैं ये, और इसका सिंगली लोग जो है वहाँ पे विरोध करते हैं। तो ये पूरी कहानी इस तरीके से है, यानी कि श्रीलंका एक देश है, वहाँ पे सिंगली लोग रहते हैं जो संख्या में ज़्यादा हैं, वो वहाँ के निवासी हैं। भारत के कुछ तमिल लोग जो थे वहाँ पे जाके बस गए। अब सिंगली लोगों में तमिल लोगों के बीच में, इन दोनों के बीच में विवाद है। सिंगली लोग कहते हैं कि श्रीलंका जो है वो सिंगलियों का है, ठीक है, तमिलों को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, या फिर उनसे इनका विवाद है। सिंह और जो तमिल लोग हैं वो क्या कहते हैं कि जिस जगह पे इनकी संख्या ज़्यादा है वो कहते हैं कि यहाँ पे एक अलग देश बना देना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर क्या हो जाता है, इनके बीच में विवाद है और ये संघर्ष चलता रहता है। और इनका एक संगठन है जो कि लिट्टे कहलाता है। तो ये शॉर्ट में आपको समझा दिया पूरा। आगे चलते हैं। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बाद भी आर्थिक क्षेत्र को देखें या फिर मतलब वहां पे उन्नति देखें तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, यानी कि इतना जातीय संघर्ष हुआ, गृह युद्ध हुआ वहां पे, लेकिन फिर भी श्रीलंका बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया। तो यही आपको यहाँ पे स्पष्ट करना, बताना है, ठीक है। तो देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंगली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल समुदायों में जातीय संघर्ष है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे आर्थिक विकास देखें तो बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए समझना है कैसे हुआ। तो देखिए, जनसंख्या की, श्रीलंका ने क्या किया, जो उनकी जो जनसंख्या है उसकी जो वृद्धि दर है उस पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया, यानी जनसंख्या तेजी से यहाँ पे नहीं बढ़ रही, इन्होंने उस पर रोक लगा दी या नियंत्रण कर लिया, आप ऐसे कह सकते हो। सेकंड देखिए, दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण जो था वो श्रीलंका ने किया था, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण किया, व्यापार को बढ़ावा दिया, ये सारी चीजें श्रीलंका ने किया था। श्रीलंका का सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो वो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है, जबकि श्रीलंका एक बहुत छोटा सा देश है, भारत के मुकाबले तो बहुत ही छोटा है। और संघर्ष के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम है, ये भी सबसे बड़ी बात है कि इतना संघर्ष होने के बाद भी यहाँ पे सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको याद रखना है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज घुमा सकते हैं लेकिन क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको ये कई बार रिपीट मिलेगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी इसको कह सकते हो आप, कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसे मुद्दे आपको बताने हैं जिन पे सहमति बन गई हो, और ऐसे मुद्दे बताने हैं जिसको लेकर विवाद चलता हो, ठीक है, यानी सहमति के मुद्दे भी बताने और विवाद के मुद्दे भी बताने हैं। तो देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे मुद्दों पे जिसपे सहमति है, ठीक है, यानी कि जिसमें सहयोग की बात है। और दूसरा ऐसा जिसमें संघर्ष है, यानी कि जिसमें असहमति है। तो हो सकता है पेपर में सहमति असहमति की जगह सहयोग या संघर्ष ऐसे शब्द लिखे मिले, तो भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, आपदा प्रबंधन का मुद्दा जो है इस पे सहमति बनी हुई है, ठीक है, आपदा प्रबंधन के मुद्दे पे भारत और बांग्लादेश जो है ये दोनों साथ हैं। पर्यावरण का मुद्दा जो है इस पे भी दोनों ने सहमति जताई है, एक साथ है। और लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की जो नीति है इसके तहत भी है। अब लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति क्या है ये भी समझिए। देखिए, क्या है कि इसके तहत बांग्लादेश म्यांमार के रास्ते होते हुए जो दक्षिण पूर्व एशिया है, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था ना आसियान के बारे में, जिसमें फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, हमने ये देश पढ़े थे,
म्यांमार वगैरह। तो इन देशों का जो संगठन है आसियान, उन देशों से यानी आसियान देशों से व्यापार करना, उनकी तरफ चलना, ये जो नीति है इसको लुक ईस्ट कहा जाता है। और एक्ट ईस्ट अब बाद में आई एक नीति है, ठीक है। और व्यापार का मुद्दा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सहमति बन गई है। तो ये सहमति वाले पॉइंट जो है, अगर सहमति पूछे तो सहमति बता देनी है। असहमति वाले पॉइंट जिसपे विवाद चलता है, तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल बंटवारा है, पानी का बंटवारा है, उसको लेकर विवाद चलता है, ये आपको याद रखना है। भारत में क्या है, भारत में लाखों की संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेश के जो लोग हैं, ठीक है, बांग्लादेशी आके बसे हुए हैं असम साइड में, बंगाल साइड में, ठीक है, यहाँ तक कि दिल्ली वगैरह में भी बहुत सारे अवैध रूप से देखा जाए तो बांग्लादेशी आके बस गए हैं। भारत जब इसकी बात करता है तो वो इसका खंडन करते हैं, वो नहीं मानते इस बात को, तो इस बात को लेकर विवाद है। फिर भारत विरोधी कट्टरपंथी इस्लामी जमात का समर्थन। अब देखिए क्या है कि बांग्लादेश जो है वो एक इस्लामी देश है, वहाँ पे मुस्लिम संख्या ज़्यादा है और वहाँ पे क्या होता है, कट्टरपंथी लोग भी बहुत ज़्यादा है। तो वो जो संगठन है उसका क्या करता है, ये बांग्लादेश जो है उसको, उसके खिलाफ नहीं जाता है, ठीक है। तो ये एक विवाद का मुद्दा बन जाता है। आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में, वहाँ पे जो हिंदू रहते हैं वो कम संख्या में रहते हैं, वहाँ पे अभी मंदिर वगैरह तोड़े जाते हैं, ऐसे न्यूज़ आप सुनते रहो, आप कभी भी देखोगे तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक है कि भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात ना करने का फैसला, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे विवाद हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसपे क्या है, असहमति है, और ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसपे सहमति है। तो ये आपको क्या करने हैं, सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, और पेपर में पूछे जाते हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करो, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च करना है टेलीग्राम पे, 21,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है वहाँ पे, आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है, आपको वहाँ पे सारे चैप्टर की वीडियो के लिंक जो है वहाँ पे मिल जाया करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि नेपाल में किस प्रकार लोकतंत्र बहाल हुआ, या फिर अथवा करके दे रखा है कि नेपाल में किस प्रकार राजतंत्र से लोकतंत्र बहाल हुआ, यानी पहले राजतंत्र था, कैसे राजतंत्र को छोड़ के लोकतंत्र की तरफ गए, पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे पूछी हुई है। अब देखिए ये जो कहानी है राजतंत्र की, ये काफ़ी बड़ी है, तो मैं बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा, आपको ध्यान से देखना है और समझना है। देखिए नेपाल जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये अतीत में देखें तो ये एक हिंदू देश है, ठीक है, हिंदू राज्य था। आधुनिक काल में देखें तो यहाँ पे बहुत समय तक राजतंत्र रहा है, यानी राजा का शासन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं और यहाँ की जो आम जनता है वो राजा से डिमांड करती थी कि एक अच्छा शासन दिया जाए, लेकिन जो राजा था उसने अपनी सेना के दम पर पूरे शासन को अपने नियंत्रण में ले रखा था, ठीक है, जनता की बात को नहीं सुन रहा था, अपने नियंत्रण में ले रखा था। फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा यानी एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुआ। अब जब ये लोकतंत्र के समर्थन में लोग सड़कों पे आए, आंदोलन हुए, तो इस कारण 1990 में राजा ने क्या करा, लोकतांत्रिक संविधान की जो बात चल रही थी ना, वो ठीक है, मांग स्वीकार कर ली। इसने कहा ठीक है, तुम्हें लोकतांत्रिक संविधान चाहिए, हम दे देंगे, ठीक है, स्वीकार हो गया। आगे विवाद खत्म नहीं हुआ, आगे और देखिए, लोकतांत्रिक सरकारों के समक्ष कई समस्याएं आई। यहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकारें सही तरीके से चल नहीं पा रही थी, समस्या बहुत तरह की थी, आगे विवाद बढ़ता गया। देखिए कैसे हुआ, 1990 के दशक में देश के कई भागों में माओवादी एक ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, ये इन लोगों का ग्रुप जो था ये मजबूत हो गया, और माओवादी जो थे यहाँ पे अपने जड़े जमा चुके थे, और इनका राजा से संघर्ष चलता रहता था। तो ये देखिए, राजा की सेना से माओवादियों का खुला संघर्ष चला, एक तरफ राजा के सैनिक, दूसरी तरफ माओवादी, इनके बीच में लड़ाई हुई, कई मारे गए, और ये चलता रहा कुछ समय तक। राजा की सेना और लोकतंत्र समर्थक लोग और माओवादी, इन तीनों के बीच में संघर्ष चलता रहा। एक तरफ राजा के सैनिक थे, एक तरफ लोकतंत्र समर्थक थे, एक तरफ माओवादी थे, इनके बीच में चल रहा था संघर्ष, और ये काफी लंबे समय तक यहाँ पे चलता रहा, त्रिकोणीय संघर्ष, ठीक है। 2002 में क्या हुआ, राजा ने संसद को भंग कर दिया, उस सरकार को गिरा दिया। अब जो थोड़ा बहुत यहाँ पे लोकतंत्र था ना, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अब संसद को गिरा दिया गया है, सब कुछ खत्म, लोकतंत्र भी यहाँ बिल्कुल खत्म। और फिर 2006 में क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, पूरे नेपाल में सारे लोग जो थे वो सड़कों पे आ गए थे, देशव्यापी लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन हुआ था। इसके बाद राजा ज्ञानेंद्र जो थे उन्होंने संसद को बहाल कर दिया कि ठीक है भाई, हम संसद बहाल कर देंगे, क्योंकि दबाव में आ चुके थे ये।
ये प्रदर्शन जो था इसमें 7 दलों यानी 7 पार्टी अलायंस, 7 दलों का 7 पार्टियां जो थी उन्होंने एक गठबंधन कर लिया था। 7 पार्टियां जो थी यहाँ पे उन्होंने मिलके क्या करा, एक गठबंधन किया। माओवादी लोग थे, इन्होंने भी गठबंधन कर लिया, और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे ये सारे आपस में मिल गए, और तभी जाके एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। माओवादी समूह ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ दी। अब जब सब कुछ वहां पे बात मान ली गई कि ठीक है संसद को बहाल कर देंगे, लोकतंत्र चाहिए ठीक है लोकतंत्र दे देंगे, संविधान चाहिए ठीक है संविधान दे देंगे, जब सारी बातें मान ली गई तो जो माओवादी लोग थे यहाँ के, इन्होंने भी क्या करा, हिंसा का रास्ता जो था वो छोड़ दिया। यानी अब ये भी शांतिपूर्वक वहां पे रहने लगे। 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म कर दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया था, लोकतंत्र आ गया था, याद रखें। और यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था नेपाल, और 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया, और फिर जब से अभी तक यहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। तो कैसे ये राजतंत्र से लोकतंत्र बना, एक पूरी कहानी थी, पूरी स्टोरी थी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझते जाएं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है कि ये पेपर में आया हुआ था आई थिंक क्वेश्चन, कि भारत का किस देश से समझौता है जिसके तहत दोनों देश के लोग एक दूसरे के देश में वीजा और पासपोर्ट के बिना आ जा सकते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता है, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता है। इसके तहत भारत के लोग नेपाल में और नेपाल के लोग भारत में बिना किसी वीजा परमिशन के, बिना किसी पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। ये हम दोनों मतलब दोनों देशों के बीच में एक समझौता हो रखा है। तो ये पेपर में भी आया हुआ था और ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है मालदीव। मालदीव आप देखोगे बहुत छोटा सा देश है, ठीक है, मैप में एक बार आप देखना। मालदीव 1968 तक एक सल्तनत हुआ करता था। बाद में क्या हुआ, इसे एक गणतंत्र बना दिया गया, और यहाँ पे पहले अब जो शासन व्यवस्था थी, अध्यक्षात्मक प्रणाली शासन जो होती है, इसको अपनाया गया। ये क्या होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली, इसके लिए क्लास 11th की वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने बहुत विस्तार में सारे शासन व्यवस्था को समझाया हुआ है। 2005 में के जून में क्या हुआ, 2005 के जून में मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान किया गया। क्योंकि देखो यहाँ पे बाकी पार्टियां अलाउ नहीं थी, लेकिन 2005 में इन्होंने मांग की कि हमें भी चाहिए बहुत सारी पार्टियां, जैसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, और अन्य कई सारी पार्टियां हैं भारत में। ऐसे ही इन्होंने भी कहा कि हमें बहुदलीय प्रणाली की परमिशन चाहिए। इसके पक्ष में इन्होंने मतदान किया। फिर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको MDP शॉर्ट में कहा जाता है, ये यहाँ की वो पार्टी है जिसका राजनीतिक मामलों में सबसे ज्यादा प्रभुत्व है, ठीक है। तो इन सब पार्टियों ने क्या करा, इन सब चीजों को यहाँ पे मान लिया गया था। फिर 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्योंकि चुनाव जो थे वो उसमें विपक्षी दलों को मान्यता दे दी गई थी। तो इस तरीके से ये जो है ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की तरफ चला। तो मालदीव की पूरी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि दक्षिण एशिया में, एक क्वेश्चन ये पेपर में आता है, ये NCERT की स्टेटमेंट उठा के आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड जो है वो मिला जुला रहा है, परंतु फिर भी जो जनता है वो लोकतंत्र का समर्थक है, यानी वहां पे जो जनसाधारण है, जनता है, वो लोकतंत्र की समर्थक है। इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। तो यस, हम बोलेंगे कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड जो है वो मिला जुला रहा है, लेकिन यहाँ की जो जनता है, जनसाधारण है, वो लोकतंत्र के समर्थक है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। कैसे हम इसको सत्य कहेंगे, देखिए क्या हुआ था कि दक्षिण एशिया के 5 देशों में एक सर्वेक्षण करवाया गया, यानी एक सर्वे कराया गया। सर्वे में कौन से देश शामिल थे, ठीक है, तो इसमें बांग्लादेश था, भारत था, नेपाल था, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन 5 देशों को इस सर्वे में शामिल किया गया। और सर्वे में ये पता लगा कि जो यहाँ की जनता है ना, वो सबसे ज्यादा जो है लोकतंत्र को पसंद करती है। जब जनता से पूछा गया कि आपको कैसा शासन चाहिए, तो सारी जनता ने क्या कहा, ज्यादातर लोगों ने क्या करा कि हमको लोकतंत्र चाहिए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मालदीव से रिलेटेड ये NCERT की कटिंग है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, मालदीव में 1988 की बात है, श्रीलंका से कुछ गुंडे जो थे, तमिल सैनिक जो थे, वो यहाँ पे चले गए। उन्होंने क्या करा, हमला कर दिया। ऐसे में मालदीव ने आक्रमण जब यहाँ पे हुआ तो भारत से मदद मांगी। तो जब भारत को पता लगा ऐसा ऐसा वहां पे हुआ है, तो भारत ने अपनी वायुसेना और नौसेना को तुरंत भेज दिया, और इस तरीके से मालदीव को बचाया गया, ठीक है। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास में, पर्यटन में और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बना के। तो ये जो बताया इसे भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पे अपना जो वीडियो है वो खत्म हो जाता है, और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। इस चैप्टर के जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको करा दिए गए, और
वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।